हेलो ट्रेडर्स। चलिए आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं। देखिए सब लोग इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल वेल्थ जो है वो आपको इन्वेस्टिंग से ही बनती है। वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वही एक्चुअल में नज़र में आते हैं। जो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं उन लोगों का नाम भी आपने नहीं सुना होगा। एक दो आकर के कि तो 4 करोड़ कमा करके ऐसे हल्ला मचाते हैं यूट्यूब पे। एक्चुअल में हम लोगों को फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। और फंडामेंटल एनालिसिस ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है। आपको कंपनी का रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, उसको पढ़ने की आदत डालिए आप, तब जा करके आप अच्छे से वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक टर्म है जो कि हमेशा हम लोगों को कोई भी शेयर को उसके डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहिए, ना कि कोई भी हल्ला मचा रखा हो यूट्यूब पे ये आगे जाएगा वो आगे जाएगा और जा करके ले लेते हैं लोग। उसी सिनेरियो में बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ निकलने वाले होते हैं और वो ऐसे छोटे-मोटे यूट्यूब वालों को पैसा दे करके आप लोगों को शिकार बनाते हैं ताकि आप उसमें घुसे वो लोग एग्जिट कर पाए। वैसे ही आईपीओज में भी होता है, किसी न किसी को एग्जिट करा रहे होते हैं वो लोग। तमाम जगहों पे हर जगह पे लूट मचा रखी है इन लोगों ने। तो इस सब से बचिए और चुपचाप धीरे-धीरे वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए एलआईसी ले रखा है, आप कोई भी कंपनी का देख सकते हो। आप एक वेबसाइट होता है स्क्रीनर डॉट इन, और यहाँ पे आप जा करके किसी भी कंपनी का आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिक लेवल का मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, एटलीस्ट यहाँ पे आकर के देख सकता है। जैसे यहाँ पे आप आइएगा तो आपको ये सारे चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी हैं। एक्स्ट्रा ऐड इसलिए कर रखी हैं ताकि मैं इनका भी बहुत यूज़ होता है इसलिए। तो चलिए आइए एक-एक टर्म को समझते हैं। जैसे कि ये एलआईसी कंपनी है, इसको मैंने सर्च किया यहाँ पे और इसको खोला। तो हमको सबसे पहले एक टर्म मिला मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है भाई साहब? तो मार्केट कैप एक्चुअली होता है कंपनी का वैल्यू। अगर आप चाह रहे हो एलआईसी को खरीदना, तो आपको अभी इतने पैसे चाहिए होंगे खरीदने के लिए। वो अलग बात है कि एलआईसी बेचना चाहेगा कि नहीं बेचना चाहेगा, लेकिन भाई साहब पैसे तो आपको इतने चाहिए होंगे। 6,85,725 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये। ये मार्केट कैप होता है, ये कंपनी का एक्चुअल वैल्यू होता है कि कितना कंपनी का दाम है, कितने में उस कंपनी को खरीदा जा सकता है। और सेकेंड टर्म जो होता है करेंट प्राइस। करेंट प्राइस मतलब मार्केट में जो शेयर चल रहा है कंपनी का, उस शेयर के एक शेयर का प्राइस क्या आज हुआ, ये डेली यहाँ पे अपडेट होता है, क्या गया क्या नहीं। ये देखिए जैसे कि 1084 और 1.52% का आज इसने बढ़त बनाया है, तो ये अपडेट होते रहता है। ठीक है, ये आज का नहीं है, ये थोड़ा ये इस साइट पे थोड़ा लेट अपडेट होता है। जैसे ये 21 तारीख का क्लोज प्राइस दे रखा है इन लोगों ने। एक आज 23 तारीख है, तो 23 तारीख को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो 21 तारीख को 1084 था। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, तो सबको पता रहता है। हाई लो भी आप लोगों को मिल जाता है। आप देखना चाहोगे कहीं भी चार्ट खोलोगे तो 52 वीक हाई लो आपको दिखा देता है। ये लो इतना गया था, हाई 122 1222 गया था। अब ये स्टॉक पी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। स्टॉक पी क्या होता है? ये आपको प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। जैसे कि आपको अगर इस कंपनी का शेयर लेना है, तो 1 रुपए कमाने के लिए आपको 1 रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मोटा-मोटी समझ लीजिए एकदम देहाती भाषा में, कि अगर आपको 1 रुपए कमाना है तो 16 रुपए 4 पैसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 रुपए कमा पाओगे। तो पी रेशियो ये बताता, पी रेशियो जितना कंपनी का कम रहे
उतना बढ़िया है। जैसे कम रहे मतलब कि कम, जैसे कि 16 रुपए दे रहे हैं तब 1 रुपया कमा पा रहे हैं। अगर मान के चलिए इसका पी 2 रुपए ही होता, तो 2 रुपए इन्वेस्ट करने से ही आप 1 रुपए कमा पाते हैं। तो बढ़िया है ना। किसी किसी कंपनी का 100 पी होता है, तो 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तब जाके 1 रुपए कमा पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की इसका 40, ये स्टार हेल्थ का देखोगे तो 40 रुपये लगाओगे तब जाकर के 1 रुपया कमा पाओगे। कोई भी आज के एक लेते हो IRFC, IRFC को बहुत ये लोग बोल रहे हैं कि खरीदो खरीदो। इसका भी 37 पी है। और मान के चलो अगर HDFC का देखना है, HDFC का 18 पी है। ये सब बढ़िया बढ़िया ब्लू चिप का मैं दिखा रहा हूँ। अगर छोटी कंपनियों को दिखाऊंगा तो उनका बड़ा ही पी भागा हुआ रहता है। तो आप पी देख करके जिसका जितना ही कम, और देखिए पी क्या होता है ना, वो कंपनी के जो उस क्या बोलते हैं कि ग्रुप में, जैसे कि उस मार्केट में, जैसे LIC है, तो ये इंश्योरेंस फील्ड में, तो इंश्योरेंस फील्ड की जितनी भी कंपनियां हैं उनका पी का एवरेज क्या है, उनके आसपास होना चाहिए। जैसे मार्केट का एक पी भी होता है कि मार्केट का पी क्या चल रहा है, पी रेशियो। कोई कोई मार्केट का पी रेशियो बहुत ज्यादा चल रहा होता है, तो सब उस मार्केट में सब शेयर कंपनियों के शेयर के पी बढ़े होंगे। तो ये LIC का है, तो LIC में पी ये 30-35 के आसपास चल रहा है, तो इसका अच्छा खासा कम पी है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये बाई सेल करना है, मैं जस्ट आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बता दी तो जाके इन्वेस्ट मत करने लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको समझिए, इस पढ़िए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। ये तो मैंने आपको ABCD बता रहा हूँ, ABCD अभी बता रहा हूँ। फिर उससे आप एक वर्ड पढ़ोगे, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाओगे। जब सेंटेंस बनाने लग जाओ तब जा करके खुद से जब सेंटेंस बनाना सीख जाइएगा तब स्टार्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट है ये बुक वैल्यू। पी आपने समझ लिया कि 1 रुपया कमाना है तो कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो पी होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, इसको बोलते हैं। और सेकेंड हो गया ये आपको बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, तो बुक वैल्यू ये होता है कि मान के चलिए ये कंपनी दिवालिया हो गई, दिवालिया हो गई तो आपने तो शेयर खरीदा था 1,084 रुपए पे, लेकिन इसने एक दिवालिया डिफॉल्ट घोषित कर दिया ना, तो आपको पर शेयर 131 रुपये मिलेंगे भाई साहब। आपको मतलब कि 1,000 रुपये लगाए हैं लेकिन उसका 10% ही मिल रहा है। तो बुक वैल्यू भी बहुत ये मायने रखता है। लेकिन वो ऐसे सारी कंपनियां दिवालिया नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या रिस्क है। और डिविडेंड यील्ड ये कि ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मिलता रहता है पैसा, आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये लोग जैसे 1%, 2% किसी किसी कंपनी में आपको डिविडेंड मतलब कैश मिल जाता है, जो आपका अकाउंट लिंक है ब्रोकर के अकाउंट से, उसमें कैश आ जाता है। तो ये मतलब एक तरीके से रेगुलर इनकम हो जाता है ये डिविडेंड के लिए। तो कुछ लोग डिविडेंड वाली कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो डिविडेंड वाले जिसमें ज़्यादा मिलते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक अर्निंग के लिए ठीक है। लेकिन इसका भी एक फैक्टर है, देखिए डिविडेंड कौन सी कंपनियां देती हैं। डिविडेंड वो कंपनियां देती हैं जो स्टेबल हो चुकी हैं। अब उसमें ग्रोथ उतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, एक तो ग्रोथ कम आ चुका है, तब वो पैसे जो कमाया कंपनी ने तो वो करेगी क्या, तो वो कुछ प्रॉफिट शेयर कर देती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। और जो कंपनी ग्रोथ कर रही होती है ना, तो वो डिविडेंड नहीं देती, वो अपने ग्रोथ में पैसा लगाती है। इसको भी समझिए, ऐसे नहीं देखिए कि डिविडेंड दे रही है तो जाके उसमें इन्वेस्ट कर दे। समझिए पहले चीजों को क्या होता है। डिविडेंड अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है तो अपने ग्रोथ में लगाएगी, और हमेशा जो कंपनी अपने ग्रोथ में लगा रही है ना वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 2-4 साल के लिए नहीं, कम से कम 20-25-30 साल के लिए। तो खुद जाकर के वो कंपनी जब कमा लेगी 10 साल 12 साल में, तो खुद डिविडेंड देना स्टार्ट कर देगी, और आपका वेल्थ भी बन चुका होगा उस समय तक, काफी प्रॉफिट दे चुकी होगी इस तरीके से। तो ये डिविडेंड होता है, ये कैश आपको मिलता रहता है रेगुलरली, वो ये होता है। और नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कि कैपिटल अपना कितना, अपने कैपिटल जो इन्वेस्ट करा है कंपनी ने उसे वो कितना कमा पा रही है, इसको ये बोलते हैं। तो अच्छा खासा 73% का ये कैपिटल कमा एक्सपेंड कर रही है पैसे। मान के चलो 100 रुपये, तो उसमें से 73 रुपये पर ये कमा पा रही है, तो मतलब कि बहुत ही बढ़िया है भैया। इसमें तो ग्रोथ ही ग्रोथ है।
तो ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर 73%। और रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर, शेयर पे ये कितना कमा करके आपको दे रही है, तो भैया 63%। ये भी सही है, ये भी दोनों को देखना चाहिए, अगर हाई है तो उतना ही अच्छा है। और ये फेस वैल्यू, ये कुछ नहीं होता है, ये कंपनी अपने कैलकुलेशन के लिए यूज करती है शेयर का। जब आईपीओ लेकर के आती है तो उस समय उसका वैल्यूएशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ये हमारे काम का नहीं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसको एकदम अवॉइड कीजिएगा। ये डेब्ट टू एक्टिविटी, डेब्ट टू एक्टिविटी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये देखो जीरो, इसका मतलब ये कंपनी पे कोई लोन, कोई उधार है ही नहीं। और डेब्ट टू इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है कि कितना डेब्ट है और डिवाइडेड बाय इक्विटी इतना, मतलब कि जो डेब्ट ले रखा है डिवाइडेड बाय इक्विटी करने पर जो वैल्यू आता है उसको डेब्ट टू इक्विटी बोलते हैं। तो अब इसका जीरो आ रहा है, इसने कोई लोन ही नहीं ले रखा है, कोई उधार ही नहीं ले रखा है, इसको कोई कर्जा ही नहीं इस कंपनी पे। कर्जा जिस कंपनी पे नहीं है तो भाई बहुत बढ़िया है, ऐसी ही कंपनी में जाना चाहिए हम लोगों को। और ये देखिए लास्ट, और भी बहुत सारी चीज, अगर आपको कुछ ऐड करना है ना, जो भी जानते हो आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि ये डीएमए क्या चल रहा है, डिविडेंड यील्ड तो मैंने ऐड कर रखा है। आप यहाँ पे जो वर्ड जानते हो, अब आगे जाके मैं सिखाऊंगा कि क्या क्या चीज देखना चाहिए। उससे पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इंट्री, देखिए इसमें कुछ ही कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पी देखना चाहिए, डेप्थ देखना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू देखना चाहिए, और आरओसी देखना चाहिए और आरओई देखनी चाहिए। बुक वैल्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिवालिया तो बहुत कम ही कंपनी घोषित होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि देखिए कंपनी का स्टॉक प्राइस तो चल रहा है 1084 रुपये, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस, उसका वैल्यू, जो बोलते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी को पकड़ के निकालते हैं भाई साहब। अगर प्राइस इसके आसपास या इसके नीचे मिले तो आंख मूंद करके लगा देना चाहिए, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एक्चुअल शेयर का प्राइस ये है, होना चाहिए, लेकिन मार्केट में ये चल रहा है अभी, क्योंकि बुल रन चल रहा है सभी कंपनी। ये तो बहुत ही कम डिफरेंस पे है, ज्यादा डिफरेंस पे नहीं है, आपको 88 का डिफरेंस आ रहा है। और बहुत सी कंपनी इतनी कि ट्रिपल पे भी है, मैं कुछ कुछ कंपनियां दिखाऊंगा तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी को पता होना चाहिए। और ये है एक्चुअल प्राइस, ये इस पे अगर मिला मुझे तो मैं तो दबा के घर दूंगा भाई साहब। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट जिनको आपको समझना चाहिए। ये मतलब कि एबीसीडी है, ये आपको वर्ड भी नहीं बता रहा हूँ, सेंटेंस भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक ग्राफ होता है, ग्राफ आप देख सकते हैं कि कैसे चल रहा था। देखिए फरवरी में, मार्च के आसपास ये 534 रुपये का शेयर हो गया था, अभी बस दबा के डबल हो गया है। तो जिसने इस समय इन्वेस्ट किया हुआ उसने मजे मारे होंगे भाई साहब। ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग 8 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक स्टॉक जो ट्रेंड कर रहा है 8.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भैया ये 131 इसका 8 गुना कर रहा है, वही सब बता रहा है, ये सब जो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा है, और वही सब यहाँ पे भी होता है। टैक्स रेट सिम्स लो, अर्निंग इंक्लूड, अनदर इनकम भी इसमें इंक्लूडेड है। अनदर पता कहाँ से आया, ये इनकम कंपनी ने नहीं कमाया है, लेकिन कहीं से इसके पास इतने 1000 करोड़ रुपए आए हैं, ये सब चीज है। और एक चीज है ना, ऑटोमेटिक कोई एक इनके पास एल्गोरिदम है, स्क्रीनर वालों के पास कोई सॉफ्टवेयर है, वो जनरेट करता है, ये खुद ऐसे टाइप कोई बंदा नहीं करता है इसको। तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक है, इसको मान सकते हैं। और देखिए ये पीयर कंपैरिजन, जो मतलब कि इंश्योरेंस के सेक्टर में जो जो कंपनियां हैं उनका क्या हाल चाल चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेक्टर का एक पी होता है। देखिए आईसीआई से 123 पी चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। चलो कोई नहीं, होता है। तो ये पीयर है, पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हैं यहाँ पे, और चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं कोई आप अगर जानते हो इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे तो साथ ही मेंशन किया, वैसे तो 40-50 कंपनियां होंगी इंश्योरेंस सेक्टर में। और आप आ सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर वाइज रिटर्न, कंपनी ने क्या कमा रखा है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्या नेट प्रॉफिट है। तो जून 21 से लेकर के जून 2024 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए इसका, ये 1251 करोड़, 21 में लग गया इसके, क्योंकि आया था कोरोना, इसका रीजन है। दिसंबर में 2675 करोड़ की
ठीक है भैया, कमा लिया 2021 में। लेकिन ये फिर तुरंत मार्च में भी इसके लग गए। अब इसमें तो 2022 में क्यों लगे वो तो देखना पड़ेगा, इसका बैलेंस शीट रिपोर्ट वगैरह निकाल के देखना पड़ेगा। जून में मतलब कि इसका देखिए आप, अगर तो ये बढ़ता हुआ कर्व है, 2023 तक अच्छा खासा कमाया है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अब गिर रहा है। ये मार्च में तो इसमें बुरा ही हाल हो गया इसका। ये एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसमें मतलब डिपेंड करता है कि लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, उस पे ही तो ये डिपेंडेंट है टोटल। तो ये मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट काम करने पे इसने कितना कमाया, बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले इसने कितना कमाया, अदर इनकम सब मिला करके। अदर इनकम जो ऊपर दिखाया था मैंने ना, वो कहीं अलग। अदर इनकम क्या होता है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें दिखाएगा अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, सब जीरो जीरो हैं, लेकिन ये अदर इनकम कुछ है इसको मिल रहा है जो उसके बारे में नहीं लिखा है इसमें। इसको आप बैलेंस शीट या कंपनी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, वो देख उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे अच्छे से खाली इसको कुछ कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे लिखा होता है। और नेट प्रॉफिट उसमें से टैक्स में प्रॉफिट जो हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें टैक्स घटा के नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो कंपनी ना ऐसे बढ़ते क्रम में रहना चाहिए। अगर बढ़ते क्रम में है तो अच्छी कंपनी, तो इसका बढ़ते क्रम में ही ग्राफ है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है वो उससे चलेगा, एकदम माइनस में ही नहीं जाना चाहिए। वो क्वार्टर बेस्ड था, ये ईयरली बेस्ड है। तो ईयरली बेस्ड 2020 में तो भैया हड़कंप मचा था, तो इसको तो मुझे समझ में आता है। और उसका इम्पैक्ट 2021 तक इसको दिखा, वो भी समझ में आता है। उसके बाद देखिए ग्रोथ है, तो सही कंपनी है ये। और वो जैसे बताया मैंने कि ईयरली वाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स कितना कमाया। देखिए इसने उधर तो कमाया, लेकिन अदर इनकम से इसने कमा करके नेट में भैया दिखा दिया। सही कंपनी है LIC। जब इसको मिला था हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास, तो लेना चाहिए था। ठीक है। और ये हो गया आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि देखिए लाइबिलिटीज प्लस एसेट का कॉम्बिनेशन होता है बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज क्या हो गया कि जिस कितने लोन ले रखे हैं, कितने बोरोइंग ले रखे हैं, इक्विटी कैपिटल क्या है, रिजर्व कितने, वो सारे लाइबिलिटीज में जाते हैं। और एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP को बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट कितने कर रखे हैं, अदर एसेट्स कितने हैं, वो सारे एसेट में आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों बराबर होने चाहिए, हम लोग यही देखते हैं। इसमें अगर कुछ गैप आ रहा है तो कुछ तो ज़्यादा इसने लोन ले रखा है या ज़्यादा एसेट कर रखा है लेकिन मोस्टली ये मैंने देखा 99% कंपनियों का सेम ही होता है। अब कैश फ्लो, देखिए ऑपरेटिंग काम करके कंपनी ने जितना कमाया, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ये इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, अलग साइड इनकम से कितना कमा रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। ये मेन जो काम कर रही है उससे कितना जनरेट कर रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोर बिजनेस वही है ना, उसमें प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस अगर इससे कमा पा रही है कंपनी तो भैया सही है, अपना बिजनेस कर रही है। साइड में तो सब कोई कमाते हैं, मेन जो अगर जॉब कर रहे हो आप, जॉब से ही मेन इनकम आता है ना। आप इन्वेस्ट करते हो, इंटरडे करते हो, उसमें लॉस करते रहते हो, तो वो साइड इनकम है भैया, वो आएगा जाएगा रहता है। लेकिन मेन आपका प्रॉफिट है जो जॉब कर रहे हो उससे आते रहना चाहिए। तो ये है कंपनी का मेन प्रॉफिट, ही आते रहना चाहिए। तो आ रहा है भैया, समझ में आता है, चलो बढ़िया है। और ये सब कुछ रेशियो होते हैं, डेप्टर डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं हमारे लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोटर हमेशा इंटैक्ट रहने चाहिए। तो देखिए 96.50 हमेशा बढ़े हुए हैं, मतलब जितने हैं उतने ही रहे, घटाया नहीं, उन लोगों ने इंटैक्ट नहीं घटाया है प्रमोटर्स ने। तो उनको विश्वास है कि कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर प्रमोटर अपना शेयर बेचने लगता है ना, तो उनको कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तभी वो बेचते हैं। अगर और एक और चीज़ होती है, जैसे कंपनी, प्रमोटर अपना स्टेक घटा रहा है, तो वो स्टेक FII या DIs में बढ़ना चाहिए। देखिए अगर इधर घटता है किसी कंपनी में, तो इधर बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो भैया डाउट है। अगर इधर बढ़ रहा है तो मतलब कि सही है, क्योंकि वो एक्सचेंज है, हैंड एक्सचेंज कर रही है FII DIs के साथ, तो बढ़िया चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो देखो ये इन लोगों ने इंटैक्ट कर रखा है, ये बढ़िया है। और मस्त FIIs भी बढ़ते जा रहे हैं, DIs भी बढ़ते जा रहे हैं, तो भैया इसमें इसका ग्रोथ है। हाँ भाई, बेहमत है ये इंश्योरेंस LIC। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, आप अपने बेसिस पे लीजिएगा सब कुछ जो भी लेना है। मैं तो बस यहाँ पे आपको कैसे देखना है Screener.in पे, जो एकदम नए बंदे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है यहाँ पे, ये तो आपको समराइज करके दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने अंदर खुद काबिलियत पैदा करना चाहते हैं, तो ये होता है एक्चुअल कंपनी का रिपोर्ट।
और ये स्क्रीनर नहीं देता है, ये एक्सचेंज देता है। जैसे इस पे आप क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए ये BSE, यहाँ पर URL देखिए bseindia.com, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये पब्लिश करा भैया, तो इसकी ऑथेंटिसिटी है। अगर आप इसको पढ़ना सीख जाते हो तो आप मतलब कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी यूट्यूबर्स के कि ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, स्क्रीनर डॉट कॉम पे भरोसा नहीं है, मत करो। यहाँ से जाकर के आप ले सकते हो डेटा, ये एक्चुअल डेटा है। यहाँ पे कुछ हो सकता है तो कंपनी गड़बड़ करेगी, कंपनी गड़बड़ करेगी तो आप चेक कर सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना कमा रही है, फाइनेंसिंग से, अदर इनकम से कहाँ से कमा रही है। अगर ऑपरेशन से अच्छा कमा रही है तो भैया कंपनी बढ़िया है। और कंपनी के बहुत सारे मतलब कि सब कंपनी तो नहीं है, और वो कहाँ लेमन केमन आइलैंड कहाँ कहाँ से सब घुमा के पैसा लेके आते हैं। वो सारा चीज़ भी थोड़ा सा देखना चाहिए बढ़िया से। अब उसके लिए मैं डिटेल में बताऊंगा अच्छे से, इसको भी कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये क्योंकि कंपनी अपना जो रिपोर्ट पब्लिश करती है ना, वो 500 से 1000 पेज का होता है। देखिए 844 पेज का है। इसको पढ़ने का आदत जिसने डाल दिया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसी को पढ़ते हैं। और इसको पढ़ना जिसने आदत डाल दिया वो मतलब कि बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। और ये इसी को पढ़ने का आदत डालना चाहिए, इसी में सारा इन्फॉर्मेशन छिपा होता है कंपनी का। तो यही है आज के लिए, बस इतना ही। आप इसको स्क्रीनर डॉट इन पे जाइए, या और भी वेबसाइट है, टिकरटेप है, अलग अलग वेबसाइट है, उस पे जा करके आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इजी लगता है, आसान लगता है। तो आप जान सकते हो बढ़िया से, जैसे कि ये कंपनी के बारे में है कि पॉइंट्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ही सही है। छोटा छोटा देखिए चीजें हैं जो आप मतलब इन्वेस्ट किसी ने कह दिया, जाके इन्वेस्ट मत कर दीजिए, यहाँ पे आकर के पहले देखिए, उसके बारे में समझिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि बल्क बल्क डील्स होते हैं, ब्लॉक डील्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस कंपनी में बल्क डील ब्लॉक डील चल रहा है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर घुस रहे हैं उसमें, तो उसमें घुसना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है।